वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षद अली। सुपर टेट 2021 की परीक्षा में 120 प्लस अंक स्कोर करने की श्रृंखला में आज हम सुपर टेट सफलता प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। इसमें हम साल 2020 के बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे संबंधित स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इससे पहले 9 सेट किए हमने, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, उन्हें आप देख सकते हैं। इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सुपर टेट की परीक्षा में ये सेक्शन आपका 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और आज का पहला प्रश्न देखिए जो बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का पहला सवाल कुछ इस तरह से है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ILO के हालिया रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना में से एक किसे माना गया है? इन्हें आपको बताना है। वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स साल 1919 से लेकर 2019 तक, यानी इन 100 वर्षों के अंदर विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बतानी है। कौन सी है? इसमें एक रिपोर्ट जारी की है ILO ने, इसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है ILO, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ILO। इसकी स्थापना साल 1919 में हुई थी और इसके सदस्य देश ने 187। ILO वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर जो मजदूर होते हैं, मजदूरों के अधिकारों के लिए, हकों के लिए एक कार्य करने वाली संस्था है। तो इसने साल 2019 में एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार उसने विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं की एक सूची जारी की है, जिसमें सबसे टॉप पर है भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस ट्रेजिडी या भोपाल गैस कांड 1984। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इस लिस्ट में इसके बाद में है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 1986 और उसके बाद में है फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना 2011। ये इसी लिस्ट में है, लेकिन टॉप पर है कौन सी? भोपाल गैस ट्रेजिडी। इस 100 वर्ष में, इस 20वीं सदी में सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल या औद्योगिक दुर्घटना। तो ये भोपाल गैस ट्रेजिडी कब हुई थी? इस पर आपकी परीक्षा में यूपी टेट में भी प्रश्न पूछे हुए हैं, सुपर टेट में भी, और अलग अलग परीक्षाओं में भी बहुत पूछी जाती है इन पर प्रश्न। आइए इसको समझ लेते हैं। तो इसके बारे में 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो कांड हुआ था, इसको भोपाल गैस कांड बोलते हैं या भोपाल गैस ट्रेजिडी बोलते हैं या भोपाल गैस त्रासदी, तीनों नाम से प्रश्न बना हुआ है आपकी परीक्षा में। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कंपनी थी, एक इंडस्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UICL। ये एक्चुअली केमिकल्स और पॉलीमर बनाने का काम करती थी ये कंपनी। और ये कीटनाशक, इसमें एक प्लांट था कीटनाशक का, पेस्टिसाइड वाला प्लांट था, और उसमें ही टैंक लगे हुए थे मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस के। ये वाला जो मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस का टैंक था, इसमें हो जाता है लीकेज, और इस गैस के लीक होने से वहां पर बहुत बुरी हालत हो जाती है और भोपाल में लगभग 5200 या 5000 प्लस लोगों की इससे मौत होती है। तो ये घटना हुई है 3 दिसंबर की सुबह में, 2 दिसंबर की रात में, यानी 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में एज इट इज पूछी जाती है, तारीख के साथ वर्ष भी पूछा जाता है। ठीक है, इस गैस का नाम पूछा जाता है कि भोपाल गैस कांड में या भोपाल गैस ट्रेजिडी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी MIC के नाम से भी पूछा हुआ है फुल फॉर्म इसका। तो इसको आप याद रखेंगे। जो भोपाल गैस कांड है, इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग किसमें? पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक बनाने में किया जाता था इस गैस का इस्तेमाल। तो ये बहुत जहरीली थी, टॉक्सिक थी, जिसकी वजह से हजारों लोगों की मौत हुई थी इसमें। मरने वालों का डेटा जो है सरकार अलग अलग बताती है, लेकिन जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट है, इस पे 5200 लोग के जिक्र किया गया है मरने वालों में। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन थे उस वक्त? ये थे वारेन एंडरसन। एक्चुअली ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ये अमेरिका की कंपनी थी और इस घटना के बाद में इनको गिरफ्तार भी किया गया था, फिर बाद में छोड़ दिया गया। इसके बाद है अगली घटना है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। इसके बाद में साल 1986 में ये घटना हुई थी यूक्रेन में एक पावर प्लांट था, चेरनोबिल पावर प्लांट। तो इसमें कई सारे परमाणु रिएक्टर लगे हुए थे और एक में धमाका हो गया, एक रिएक्टर में। इसकी वजह से
हजारों लोगों की मौत हुई थी इस चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना में। जो नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, उसकी अगर कंपैरिजन करें इससे, तो 100 गुना ज़्यादा यहाँ पर रेडिएशन फैली थी, जिससे यहाँ कई हज़ार लोगों की मौत हुई थी। तो इसमें पहले नंबर पर आती है इस रिपोर्ट के अनुसार भोपाल गैस ट्रेजिडी, दूसरे नंबर पर चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, तीसरे नंबर पर आती है फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना। ये याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर आपसे पूछे आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका आंसर रहेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जी हाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आईएलओ का हेडक्वार्टर मुख्यालय है, ये भी याद रख सकते हैं। सवाल नंबर सेकंड इंडिया की रैंकिंग के ऊपर है ये। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में भारत की क्या पोजीशन रही? इसी से जुड़े हुए ये प्रश्न ही पूछता है कि इन रिपोर्ट्स को, इन जो ये सूचकांक हैं, जो इंडेक्सेस हैं, इनको जारी कौन करता है? इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था जो सेंटर है वो है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ये इसको जारी करता है और इस साल 2020 की इसकी थीम रही थी इस सूचकांक की। तो इसमें आर्ट ऑफ द पॉसिबल नाम की इसका थीम रखा गया था, विषय था। और इसमें जो है ऊपर के अगर आप देखें शीर्ष देश, तो इस सूचकांक में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर नंबर 1 पर यूएसए यानी अमेरिका, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन यानी यूके यूनाइटेड किंगडम, तीसरे नंबर पर फ्रांस और चौथे नंबर पर जर्मनी। जबकि भारत को इसमें 40वां स्थान प्राप्त हुआ और कुल देश थे इसमें 53 देशों में से भारत की पोजीशन इसमें 40 थी। और ये इस बार का जो है 8वां संस्करण था। अगला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नियुक्तियों पर बेस्ड है। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी किसको अभी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन के रूप में अभी नियुक्त किया गया है? तो चलिए यहां से जो बेसिक क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं पहले वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र को आप बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस या सिंपली यूएन भी बोलते हैं इसको। इसकी स्थापना वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और 24 अक्टूबर को ही क्या कहा जाता है? यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे या यूनाइटेड नेशन दिवस या संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को कहा जाता है, क्योंकि ये इसका स्थापना दिवस है। और इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 193 देश इसके सदस्य हैं। विश्व का सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनाइटेड नेशन और इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन जो चुने गए हैं या नियुक्त किए गए हैं वो हैं टीएस तिरुमूर्ति। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में भारत के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया गया? यानी इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में लगाया गया? चलिए इसकी अगर हम बात करें इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, तो ये राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ है उसमें घोसुंडा बांध पर ये बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा, राजस्थान। इसी के जैसा एक और मिलता जुलता प्रश्न जो पहले से परीक्षाओं में पूछा जाता है आपकी, तो ये अगर आपसे पूछे कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, या ऐसे पूछे सिंपली भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी वर्ल्ड्स और इंडियाज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तो ये है इस नेशनल पार्क का, इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान या कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये भारत के मणिपुर राज्य में है ये। और इसमें मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। इसी लोकटक झील में ये कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। और इस नेशनल पार्क में एक हिरन पाई जाती है, संगई हिरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी हुई है। संगई हिरन का जो मेन निवास कहाँ पर है? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। नेक्स्ट सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने अपने पहले रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स रेस्टोरेंट का शुभारंभ कहाँ किया है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल में एक आसनसोल रेलवे स्टेशन है। पश्चिम बंगाल में एक आसनसोल रेलवे स्टेशन है, यहां पर देश का पहला रेलवे रेस्टोरेंट शुरू किया है। इसका नाम ही रखा गया है क्या? रेस्टोरेंट ऑन व्हील। तो ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है ये रेस्टोरेंट ऑन व्हील जो है ये रेल यात्री जो भी होंगे और आम जनता दोनों के लिए ये खुला हुआ है।
सवाल नंबर अगला देखेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बन सकता है कि नए उपग्रहों की खोज के बाद किस ग्रह के उपग्रह की संख्या सबसे ज्यादा हो गई है। तो हम अगर बात करें किसकी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, इसके द्वारा इसका एक माइनर प्लैनेट सेंटर है, माइनर प्लैनेट सेंटर, इसके द्वारा शनि के 20 नए उपग्रहों की खोज की गई है। अमेरिका का एक आइलैंड है जिसे कहते हैं हवाई द्वीप या हवाई आइलैंड, इस पर एक ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, उस पर मोनाकी नाम है उसका, मोनाकी। तो उस पर जो है वहां पर एक सुबारू दूरबीन की मदद से जो है इन उपग्रहों की खोज की गई है, इन 20 उपग्रहों की। ये नई खोज होने के बाद अब शनि के कुल कितने, यानी सैटर्न के अब कुल कितने उपग्रह हो गए हैं टोटल। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो शनि है, शनि के अब वर्तमान में कितने हो गए, 82 उपग्रह, 82 सैटेलाइट या मून कह सकते हैं। तो अब सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, अब शनि है। इससे पहले बृहस्पति हुआ करता था जिसके 79 सैटेलाइट्स थे। इसका आपसे जो हेडक्वार्टर है, सचिवालय है, ये पूछ सकता है कहाँ पर है मुख्यालय, IAU का, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का। तो याद रखेंगे पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। साल 2021 में UPPSC और UPSSC के द्वारा कई सारी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसमें आपकी लेखपाल की परीक्षा रहेगी, मुख्य परीक्षा है, ये बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आएगी। साथ ही इसमें अपर PCS, लोअर PCS रहेंगे, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। इसके अलावा और भी परीक्षाएं आती हैं जो UPPSC और UPSSC ये दोनों आयोग करवा रहा है इनको। और इनकी तैयारी के लिए जो है अनअकैडमी ने बैच लॉन्च कर दिए हैं। इनकी तैयारी आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके उसमें UPPSC UPSSC कैटेगरी में जाएंगे तो वहाँ आपको इन कोर्सेस इन एग्जाम से संबंधित कोर्सेस मिल जाएंगे, जिसमें आपको डेली लाइव सेशंस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, साथ ही उसमें क्विज भी रहेंगे, टेस्ट भी रहेंगे। और वहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस है सभी कोर्सेज का, आप किसी कोर्स को भी देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं। UPPSC के लिए मेरे कोर्सेज भी आपको जल्द ही अवेलेबल होंगे अनअकैडमी पर, यानी लाइव सेशंस मेरे अनअकैडमी पर UPPSC UPPCS के लिए अवेलेबल रहेंगे। और इसमें अभी जो अपकमिंग कोर्सेज हैं इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लक्ष्य फाउंडेशन कोर्स है, ये UPPSC 2021 के लिए, एस्पायर फाउंडेशन कोर्स है, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। और यहाँ पर ठीक उसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के भी कोर्स हैं, मैथमेटिक्स स्पेशल भी हैं यहाँ, पॉलिटी स्पेशल, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स के अलग कोर्सेज हैं, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, या फिर आप कह लीजिए उनके थ्योरी के कोर्सेज अलग हैं। जो 4 मेजर विषयों के जो कोर्सेज हैं यहाँ, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक है, ये अलग अलग कोर्सेज आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये डिजाइंड है ऑलरेडी। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप में आप रजिस्टर कर सकते हैं इसको इंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर से। और UPPSC UPSSC कैटेगरी में इसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि इन एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आने में अभी टाइम है, तो अपनी तैयारी को आप शुरू कर सकते हैं अभी। तो कोई भी सब्सक्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 12 मंथ का है, 24 मंथ का है, और इनमें से भी आपको अगर कोई भी मंथ का आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें ये कोड अगर आप अप्लाई करते हैं, इरशाद सर, ये रेफरल कोड है, अगर इसको लगाते हैं तो आपको 10% का यहाँ डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वन टाइम पेमेंट है सबसे, अगर आप लास्ट में देखेंगे तो ये 24 मंथ का है, ये 7,560 रुपये का है। और इसमें अगर 12 मंथ का देखेंगे तो उससे कम। तो इसमें पर मंथ का भी दिया हुआ है कि पर मंथ आपको कितना कॉस्ट है। अगर पर मंथ लेते हैं तो 1260 का है ये। अगर इसी को आप 3 मंथ्स का लेते हैं तो वो घट करके 1050 का हो जाएगा। मतलब जितने मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन ज़्यादा बढ़ा करके लेते हैं तो उसमें पर मंथ की जो वैल्यू आती है वो कम ही आपको यहाँ पर मिलेगी। अनअकैडमी पर आप मेरे प्रोफाइल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं एक एक विषय के। तो अगर आप UPPCS की UPPSC की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ से मेरे कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 100+ कोर्सेज अवेलेबल हैं, और साथ ही ये कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, फ्री कोर्सेज भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, उनको भी आप देख सकते हैं। और फ्री टेस्ट सीरीज़ भी हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जल्दी ही हम अनअकैडमी पर इन लाइव सेशंस को शुरू करेंगे। यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट वगैरह, वीकली मॉक टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अभी इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू भी
ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी वहाँ पर। और अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो इस कोड को रेफरल कोड को आप याद रख सकते हैं। इसको डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा। चलिए आइए आते हैं फिर अपने टॉपिक पर ही। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 7th, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन किस राज्य में स्थापित की गई है? हमारे देश में, राज्य में, चाहे जिले में, चाहे विश्व में, जो पहला होता है वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये करंट में है, लेटेस्ट 2020 का है। कुछ अभी पिछले जो क्वेश्चंस किए हमने 2019 के भी हैं, क्योंकि सवाल अपने आप में वो अलग ही हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उनको शामिल किया है यहाँ। जी, ये राज्य कौन सा है? बिहार है। इसमें जो बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी है, बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी, ये हमारे देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन बन गई है। इसको याद रखेंगे कि 199 पुलिस महिला इस बटालियन में शामिल की गई हैं। और ये कौन सी समुदाय से आती हैं? ये थारू आदिवासी हैं। ये थारू आदिवासी समुदाय से हैं ये, इस बटालियन में जितने भी महिला पुलिसकर्मी हैं। तो ये बिहार में हुआ है ऐसा। तो इसे जो है ये जो है बटालियन को क्या कहा जाता है? बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी। इसको भी याद रखेंगे हम लोग। ये सवाल है तो पिछले साल का, 2019 का, पिछले साल से पिछले मान लीजिए इसको, लेकिन ये जुड़ा हुआ है हमारे भारत से। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा अपने कैबिनेट में 3 PIO को शामिल किया। इनमें से कौन शामिल नहीं है? ये हैं भारतीय, तीनों के तीनों, इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अपने कैबिनेट में भारतीय मूल के 3 लोग, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं इसको, भारतीय मूल के लोग, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को शामिल किया अपने कैबिनेट में। ये कौन है? एक तो ये ऋषि सुनक हैं, आलोक शर्मा और प्रीति पटेल, ये तीनों शामिल हैं इसमें। इनमें जो शामिल नहीं है वो पूछा है, वो कौन है? अमन प्रभात। ये इनके मंत्रिमंडल में तीनों ही मिनिस्टर्स हैं। सवाल नंबर अगला इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे। सारे ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं आज के। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष 75 प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए जो कौन है? ये वोल्कान वोजाकिर का संबंध किस देश से है? यूनाइटेड नेशन के 6 अंग हुआ करते थे पहले, 6 मेन ऑर्गन थे इसके संस्था के। तो यूनाइटेड नेशन के 6 मेन ऑर्गन हुआ करते थे इसके अंग। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। बाकी 3 कौन से रहे? संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, या इसको ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, या फिर द सेक्रेटेरिएट। सिंपली इनको हटा सकते हैं इनके आगे से, इसको लिख के दिखा दिया कंप्लीट। तो अगर आपसे पूछे कि यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हुआ करते थे की बात पूछा है तो 6। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं, यहाँ अंग हैं, ये ऑर्गन है। तो अब ऑर्गन है 5, एक इन 6 ऑर्गन में से एक को हटा दिया गया, इस ऑर्गन को सस्पेंड किया गया था, जो क्या है आपकी दी ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद अब इसका अंग नहीं होती है। इसको साल याद रखेंगे 1 नवंबर 1994 को। तो यहाँ पे इसको हटा दिया था 1 नवंबर 1994 में, जब पलाऊ क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था पलाऊ देश। तो ये हो गया आपके। तो ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसके हर साल सेशन होते हैं, हर साल इसके अधिवेशन होते हैं। तो इसमें जो अभी 2020 में 15 सितंबर 2020 में या सितंबर के महीने में इसके हर साल अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए? यहाँ पर अगर ऐसे बोला जा रहा है तो महासभा के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो वोल्कान वोजाकिर जो हैं ये चुने गए थे। ये कहाँ के हैं? टर्की के रहने वाले हैं ये। इसमें से एक प्रश्न आता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये याद रखिएगा, हेग में है। और हेग कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में है। कई बार पूछा हुआ है ये परीक्षा में क्वेश्चन। और बाकी देखो, ये जो ऑर्गन है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यायालय सचिवालय, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है? बाकी एक का मैंने आपको बताया है यहाँ पर
दी हेग, या फिर ये हेग नीदरलैंड में है, ये आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये हेडक्वार्टर है। बाकी इन पांचों के जो हेडक्वार्टर हैं, इन पांचों के जो मुख्यालय बचे हुए हैं, इसका भी, इवन इसका भी जिसको कैंसिल किया गया है, इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ है, जरा ऑप्शन में, सॉरी कमेंट में लिख करके मुझे बताओ। इन सभी का हेडक्वार्टर एक ही जगह पर है, एक देश में, वो आपको बताना है कहाँ पर है। बाकी डिटेल्स तो बता दिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर 10वां होगा, ब्रेक्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल कितने देश सदस्य बचे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। पहले हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की, या फिर इसको बोलेंगे यूरोपीय संघ की। इसका जो हेडक्वार्टर है, अगर इसकी बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में भी कहाँ पर, ये कहाँ है, बेल्जियम में है ब्रुसेल्स। इसके 28 सदस्य हुआ करते थे, सुनिए ध्यान से, इसके 28 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन साल 2020 में यूनाइटेड किंगडम ने जो है अपनी सदस्यता इससे वापस ले ली, तो कुल मिलाकर 27 सदस्य रह गए इसमें। तो जब ये 28 सदस्य थे, अभी इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 28 सदस्य हुआ करते थे और इसने 31 जनवरी साल 2020 में यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, या फिर कह सकते हैं ब्रिटेन ने इससे क्या होगी, अपनी सदस्यता वापस ले ली, यानी ब्रिटेन इससे एग्जिट कर गया, इससे बाहर आ गया। तो ब्रिटेन के इससे बाहर आने के लिए, ब्रिटेन के इससे बाहर आने को ही बोला जाता है क्या, ब्रेक्सिट। क्या बोला जाता है इसको, ब्रेक्सिट, जो यहाँ नाम दिया गया है। तो ब्रेक्सिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य बचे हैं, यहाँ से एक माइनस हो गया ये, तो कितने बचे टोटल, यूरोपियन यूनियन में अब 27 सदस्य बचे हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। और ये याद रखेंगे, ब्रेक्सिट किसको कहा जाता है, ब्रेक्सिट कहा जाता है कि ब्रिटेन के यानी यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से बाहर होने को ही क्या बोलते हैं, ब्रेक्सिट। BR फॉर मतलब हो गया ब्रिटेन, एग्जिट का ये पूरा एग्जिट ले लिया, यानी ब्रिटेन बाहर हो गया किससे, यूरोपियन यूनियन से। सवाल कई बार पूछा हुआ है, तो ये भी याद रखने वाली बात रहेगी। नेक्स्ट देखें, सवाल नंबर अगला देखेंगे हम लोग। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है। चलिए ये भी याद रखेंगे हम लोग। इसमें 3 ही ऑप्शन है, तो इसमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हुई है वो मुंबई में हुई है, यानी महाराष्ट्र में, तो मुंबई में। और इसका थीम पूछ सकता है आपसे, तो ये भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन, इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ई गवर्नेंस पर जो है ये थीम रहा था साल 2020 का। सवाल अगला है, बोगनविल द्वीप जो है ये का संबंध किस देश से है। तो बोगनविल द्वीप जो है एक्चुअली ये है पपाया न्यू गिनी में। ये न्यूज़ में क्यों है, ये पूछा क्यों जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको, अगर हम बोगनविल की बात करें, यहाँ पर जो है रेफरेंडम करवाया गया जनमत संग्रह, तो यहाँ के 98% नागरिक जो हैं बोगनविल को जो है अलग देश घोषित करने का समर्थन कर रहे हैं। किससे, पपाया न्यू गिनी से अलग होना चाहते हैं। इस सवाल को कर सकते हैं। तो बोगनविल द्वीप चर्चा में है, किस लिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग नागरिक वो पपाया न्यू गिनी का ही हिस्सा है ये आइलैंड, तो यहाँ से वो स्वतंत्र देश बनाने के लिए मांग कर रहे हैं यहाँ पर। सिंपल है। अगला चलते हैं। सवाल नंबर 13 रहेगा, 12 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेंगे। हाँ जी, तो देखें ये नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस 2020 है ये। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, ये मध्य प्रदेश भोपाल में, यानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, जो जल पुरुष कहे जाते हैं, राजेंद्र सिंह ने इसकी अध्यक्षता की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सवाल नंबर है देखिए 14 है, किस राज्य में कोसी मेची लिंक परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। कोसी मेची लिंकिंग प्रोजेक्ट KMLP। तो कोसी मेची जो प्रोजेक्ट है, लिंक परियोजना है, ये बिहार की परियोजना है, ऑप्शन बी। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। तो 72वां सेना दिवस हुआ था इस बार, ये पिछले साल की बात चल रही है, ठीक है, 2020 की। तो 72वें सेना दिवस के अवसर पर यहाँ पर क्या हुआ, इसमें पहली बार एक महिला अधिकारी जिनका नाम था कैप्टन तानिया
कैप्टन तानिया शेरगिल ने जो है पुरुषों की जितनी भी टुकड़ियां थी उनका नेतृत्व किया था? तो ये है यहाँ पर क्वेश्चन आपका। चलिए, तो आज के इस सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और बाकी आपकी क्लासेस मैथ्स की चल रही हैं। अभी हो सकता है संडे से आपकी लाइव सेशन या लाइव क्लासेस शुरू हो जाएं इस चैनल पर, इसका इंतज़ार करिए। धीरे धीरे चीज़ें अब और आपकी ऐड होती चली जाएंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।